मॉर्निंग पाकिस्तान सुबह के 8 बज चुके हैं। आप है वक्त न्यूज के साथ आपके फेवरेट प्रोग्राम न्यूज लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मदीहा फखर और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। न्यूज लाउंज में हम बात करते हैं नवावक टुडे की अहम खबरों पर, उन खबरों पर तब से शामिल करते हैं। आप हमें लाइव कॉल्स करते हैं, सवाल करते हैं हमारे गेस्ट से और अपनी राय अपने तज्ज़े को भी हमारे सामने लाते हैं, हमसे शेयर करते हैं। और नवावक न्यूज लाउंज में बात करते हैं सबसे पहले नवावक टुडे पर। नवाए वक्त टुडे में जो सबसे अहम खबर आज जिस पे खास तौर पे हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे, इसको शामिल करते चलो। पिछले प्रोग्राम में हमने एक खास प्रोग्राम किया था इस खबर के हवाले से, आपको बताते चले खानेवाल में हवा की एक बेटी को एक दफ़ा फिर से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसको पंचायत के फैसले की भेंट चढ़ा दिया गया और उसको संसार किया गया था। और इस सारी खबर का मामला क्या है ये अब आपको बताते चले। अब इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। खानेवाल खातून कत्ल केस, मरियम बीबी को इसके शौहर सरफराज ने कत्ल किया। जुल्फ़िकार चीमा की सरबराही में कायम तफ्तीशी टीम की रिपोर्ट सामने आ गई है। शहादतों और दीगर शवाहिद से राजों का मुलव्विस होना साबित नहीं होता। एफआईआर में लिखाए गए गवाहों के बयानात तजादात का मजमुआ है। सरफराज की बॉडी लैंग्वेज से हमें शक तक भी ना गुजरा कि वो किसी खौफ के तहत इकरार जुर्म कर रहा है। पॉलीग्राफिक टेस्ट ने भी उसके सच की तस्दीक कर दी है। आपको बताते चलें कि ये वो केस था जिसका अज खुद नोटिस लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने। उन्होंने आईजी पंजाब को और मुतल्लिका जितने भी पुलिस अफसरान थे उन सबको तलब किया था और उन्होंने इंतहाई सख्त रिमार्क्स पास किए थे जब चीफ जस्टिस ने इस केस की समाअत के दौरान देखा कि पुलिस की जानिब से गफलत का मुजाहरा किया गया है। तो उन्होंने आईजी पंजाब के बारे में कहा था कि आपको इस ओहदे पर रहने कि आप अहल नहीं हैं, आप हकदार नहीं हैं। और उन्होंने फौरी तौर पर सूबाई और वफाकी हुकूमत को ये अहकाम जारी किए थे मदिया के फौरी तौर पर इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस हुक्म के बाद आईजी पंजाब हबीबुर रहमान साहब ने डीपीओ वकार अब्बासी को ओएसडी कर दिया गया था। उसके अलावा जो आरपीओ थे मुल्तान के उनको भी उनका तबादला कर दिया गया था और उन्हें किसी और महकमे में लगा दिया गया। पहले भी शुबा जाहिर किया गया था मकतूला के शौहर पर कि शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल किया गया है और शौहर की जानिब से और मकतूला के लवाहिकीन और उसके शौहर के लवाहिकीन की जानिब से बारहा इस बात का से इनकार किया गया। उनका यही कहना था, इस इल्ज़ाम की तरदीद की गई, उनकी जानिब से यही कहा गया कि कत्ल उसके शौहर की जानिब से नहीं किया गया। और जैसे कि अमीर ने बताया, सारे केस में अब जो पेशरफ्त हुई है, अब जो फाइनली रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी इसके शौहर को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया। इसी हवाले से बात करते हैं। मकतूला के वकील इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नसीम अब्बास नासिर। बहुत शुक्रिया नसीम साहब। मुद्दई की जानिब से तो ये कहा जा रहा था कि कोई राजा फैमिली है जो इस कत्ल में मुलव्विस है और जो शौहर है इस खातून का मकतूला का वो बिल्कुल बेगुनाह है और पुलिस तशद्दुद के जरिए से उससे एतराफ जुर्म करवा ली है। इस सारी सूरत हाल के बाद जो आईजी पंजाब ने एक 3 रुकनी तफ्तीशी टीम बनाई थी जिसके सरबराह थे आरपीओ शेखुपुरा जुल्फ़िकार चीमा, जो इंतहाई शोहरत के हामिल है और इंतहाई काबिल अफसर उन्हें समझा जाता है, इंतहाई ऑनेस्ट अफसर समझा जाता है। उसके अलावा 2 और सीनियर पुलिस अफसरान थे इसी टीम के अंदर। अभी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो यह कहा गया है कि मरियम बीबी को उसके शौहर सरफराज ने कत्ल किया है। आप किस तरह से इसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे? मीर अब्बास साहब, इसमें बड़ी मुख्तसर सी बात है। आपने शायद पुलिस की ये रिपोर्ट पढ़ी हो या सुनी हो, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सरफराज ने इसको इसलिए कत्ल किया कि रात को उसने बीवी से कहा कि तुमने मियां साहबान के खिलाफ दरखास्त क्यों दी है। उसने कहा कि जी मैंने ठीक किया, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मुझे कत्ल कर दो, तो लिहाजा उसने उसको कत्ल कर दिया। यानी अगर सरफराज ने कत्ल ही करना है तो उसकी कोई वजह तो सामने आनी चाहिए। ये तो कोई वजह नहीं ना कि एक रईसजादे से नाराजगी के सिले में वो अपनी बीवी को कत्ल कर डाले। अब जितनी भी कॉम्पिटेंसी जाहिर की जा रही है उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पुलिस ने इसको अना का मसला बना लिया है। क्योंकि अब अगर पुलिस इस स्टेज पर आकर अपना जुर्म तस्लीम करती है, अपना गुनाह तस्लीम करती है, तो पूरी दुनिया में पंजाब पुलिस की जो नमोशी होगी, जो उनके लिए परेशानी का सबब बनेगा, उससे बचने के लिए अब ये सारा कुछ किया जा रहा है और कोई मसला नहीं है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि इसमें इन्वॉल्व है डायरेक्टली, और जो आपको आप देख रहे हैं, मैं इसको सिर्फ इतना इशारतन कहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट से मुतल्लिक कुछ लोग, मैं सिर्फ इशारतन कहूंगा, इसमें इन्वॉल्व हैं जिनका नाम मैं इसलिए नहीं ले सकता कि मेरे क्लाइंट्स इसके मुताबिक। अगर नसीम साहब अगर आप छुपाना चाह रहे हैं तो हम अगर कुछ इशारतन बात कर दें। ये कहा जा रहा था कि एक हिराज फैमिली है जो काफी सियासी असर और रसूख रखती है, वो जिसको मुद्दई ने मुल्जिम ठहराया उनके हवाले से सरपरस्ती कर रही है। क्या इसमें कोई हकीकत है? ये चूंकि मैं समझता हूँ कि वक्त न्यूज की जो टीम है और बाकी मीडिया के लोग हैं वो बेहतर तरीके में इस पहलू पर जो है वो रोशनी भी डाल सकते हैं और तहकीक भी कर सकते हैं।
क्योंकि हालात जो हैं वो मुझसे ज्यादा बेहतर मीडिया वाले उनकी, मैं आपका ये बातें जो आप फरमा रहे हैं इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि मीडिया टीम अपने तौर पर तहकीकात कर रही है, और ये इंशाल्लाह अगर मीडिया ने इसी तरह से एक अच्छे तरीके से ये तहकीकात की तो ये मीडिया ही साबित कर डालेगा कि पुलिस की जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल हकीकत के बरअक्स हैं। मीडिया तो अपने तौर पे नसीम अब्बास साहब काम कर रहा है, ये आपसे जानना चाहेंगे। आप ही कह रहे हैं कि आपको भी कहीं ना कहीं शुबा है कि ये शफाफ तहकीकात नहीं हुई है, जो रिपोर्ट सामने आई है ये भी शफाफ नहीं है। ये बताइएगा, इसमें खास तौर पे पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात की गई है कि उसने भी जो मकतूला थी उसके शौहर को मुर्दा इल्जाम ठहराया है, इसके नतीजे में जो रिजल्ट सामने आए हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है इससे क्या ये साबित करने में मदद मिल सकती है कि ये फाइनली साबित हो जाता है कि वाकई फलां बंदे ने फलां बंदे का कत्ल किया है? देखिए जी, ये जितनी भी शहादत होती है, कानूनी शहादत को अगर गौर से पढ़ा जाए तो कोई भी जो इस किस्म की एविडेंस होती है उसको पार्ट ऑफ एविडेंस कहा जाता है। उसकी बुनियाद, मेरी बात सुनिए, अगर ऐसी ही शवायद की बुनियाद पर सजाएं दी जाने लगे तो फिर अदालतों की जरूरत नहीं, फिर आप वहां से टेस्ट की रिपोर्ट लें और बंदे को फांसी के फंदे पे लटका दें, फिर अदालतों का वक्त जाया करने के लिए और बाकी एविडेंस कलेक्ट करने का फायदा ही कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ये जब कोर्ट में जाएंगी और फिर उसके बाद आप साबित करेंगे, ये जो अभी पुलिस का मौके पर अगर वो साबित होगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन नसीम साहब, अगर आपका मुवक्किल खुद तस्लीम कर रहा है अदालत में कि उसने कत्ल किया है और उसकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में कहा जा रहा है कि उससे ये बिल्कुल शुबा जाहिर नहीं होता कि वो बेगुनाह है, तो फिर आप किस तरह से ये डिफेंड करेंगे जब आपका मुवक्किल खुद तस्लीम कर रहा है कि उसने कत्ल किया है? अमीर अब्बास, 164 का बयान जो होता है वो सबसे बड़ी बुनियाद होती है। 164 का बयान जो इन्होंने बंदे को अरेस्ट करने के फौरन एक दिन बाद दिलवाया कोर्ट में, और उसको उस वक्त भी उस पर तशद्दुद था, मगर 164 के बयान में उसने अपना जुर्म तस्लीम नहीं किया। अब 164 के बयान के ऊपर बयान देना, ये वही वाली गलती है पुलिस दोहरा रही है कि अपने गलत कारनामे को छुपाने के लिए गलती दर गलती करने की कोशिश की जा रही है, और मसला नहीं है 164 के बयान पे ये कहां लेकर जाएंगे जिसमें उसने कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया अपनी बीवी को। अच्छा नसीम साहब, ये भी कहा जा रहा है इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर कि जो गवाहान शामिल है एफआईआर के अंदर, उन गवाहान के बयानात में वाज़ेह तज़ाद मौजूद है, इसको फिर आप कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, और वो ये है कि वो तमाम लोग अनपढ़ लोग हैं। वो वकूए को जिस तरह से उन्होंने देखा है वो बयान कर रहे हैं, वो उसको बता रहे हैं। अब पुलिस ये चाहती है कि जैसे वो कार्बन पेपर कॉपी अपना बयान देते हैं, उसी तरह लोग भी जो है वो कार्बन पेपर की, इंसानी फितरत का तकाजा है कि जब गुफ्तगू की जा रही है तो उसका मरकजी ख्याल एक होता है, बाकी चीजें छोटी छोटी उसमें तब्दील होती है। लोगों की लैंग्वेज, लोगों का बयान करने का अंदाज तब्दील होता है, उसको ये समझते हैं कि ये वो बयान उसका तब्दील हो चुका है, तो ये गलत बात है। और पुलिस अपने हाथों से लिख रही है। जब तक ये एविडेंस कोर्ट में नहीं लिखी जाएगी गवाहान की, इस एविडेंस की कोई हकीकत नहीं है जो पुलिस लिख रही है, क्योंकि किसी भी गवाह के दस्तखत वहां पर नहीं होते। कोई भी गवाह जो उसकी एविडेंस को कंप्लीट तस्वर नहीं चाहिए। 161 का बयान हम इसको कहते हैं जो पुलिस लिखती है। 161 के बयान की कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं है। अगर अदालत में आने के बाद गवाह जो है उसको तब्दील कर देता है तो वो उसका ओरिजिनल बयान वो तस्वर होगा जो उसने अदालत में दिया है। सरफराज के जो लाहिकीन थे नसीम अब्बास साहब, पहले वो इस बात से बिल्कुल इसकी तरदीद कर रहे थे, इनकार कर रहे थे कि सरफराज ने कत्ल किया। अब चूंकि सरफराज ने किसी भी तौर पे अदालत ने इकरार जुर्म कर लिया है, चाहे उस पर प्रेशर है, चाहे उसको किसी भी तरह से मनवाया गया है, तो अब उसकी दोनों फैमिलीज जो है, मकतूला के लाहिकीन और सरफराज के लाहिकीन, इनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? देखिए, वो हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सरफराज बेगुनाह है। सरफराज पर जो नफ्सियाती तौर पर टॉर्चर किया गया है उसको नींद भरपूर तरीके से नहीं करने दी गई, इवन उसको फिजिकली जो है वो टॉर्चर किया गया है। और वो सारी चीजें मैंने आपको अर्ज की थी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जब उसको पेश किया गया था तो वहां पर ये आम राय थी कि ये बंदा इस वक्त पागलपन के जो है ना उस मरहले से गुजर रहा है। उसको उन्होंने जुडिशियल भिजवाया इसीलिए था कि ये कहीं इनके उससे तसल्लुत से बच जाए, इनके गैर गज़ब से बच जाए। अच्छा नसीम साहब, आखिर में वक्त की बात का, मैं आखिर में ये बता दें कि ये कहा जा रहा था बाज़ ज़राए की जानिब से कि चूंकि अदालत बहुत बरहम हुई थी आईजी पंजाब के ऊपर और पुलिस अफसरान के ऊपर, 2 पुलिस अफसरान को तो भेंट चढ़ा दिया गया, लेकिन आईजी पंजाब को बचाने के लिए उनका महकमा जो है वो सरगर्म दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि वाकई इस तफ्तीश को जानबूझ के आईजी पंजाब के लिए किया गया? क्योंकि इसमें जो सरबराह हैं इस कमेटी के, वो एक क्रेडिबल ऑफिसर समझे जाते हैं पुलिस महकमे में। ये आप मेरी बात की बिल्कुल तस्दीक कर रहे हैं। मैंने यही अर्ज किया है कि चूंकि अब मसला बनवा लिया पुलिस ने अपनी अना का, अब आईजी को बचाने के लिए वो, अब आईजी ने जो कह दिया, आईजी ने खुद वहां पर कुछ नहीं किया, आईजी रिपोर्ट पर डिपेंड कर रहे थे। जो रिपोर्ट्स उनको दी गई उन्होंने बयान कर दी। अब चूंकि वो उनकी जुबान से बयान हो चुकी है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बयान हो चुकी है, लिहाजा अब उनको उस पर जो है ना कार्बन होने की जरूरत है। इसीलिए पुलिस की तमाम जितनी भी टीम है वो अपने आईजी को नहीं,
अगर आईजी जाता है तो इसके साथ साथ पूरी पंजाब पुलिस जो है उसका करैक्टर मशकूक हो जाता है। उसी एक चीज को बचाने के लिए ये सारी काविशें की जा रही हैं और कोई मसला नहीं है। आप देखेंगे जब इस केस का फैसला होगा और शहादत वहां पर कोर्ट में होगी तो आप यकीनन देखिएगा कि ये राजा साहबान जो है यही मोरद इल्जाम होंगे, यही सजा पाएंगे और सरफराज बिल्कुल बरी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। नसीम अब्बास साहब मकतूला के वकील हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि आईजी पुलिस की जुबान से जो एक बयान निकल गया था उस बयान की इस वक्त उसका पास रखा जा रहा है, उसी की बिना पर ये सारी जो है तफ्तीश इसमें हेराफेरी की जा रही है और तमाम तर इसमें गड़बड़ की जा रही है और आखिरकार सरफराज को ही मुर्द इल्जाम ठहराया गया है, चाहे किसी भी तरह से उसको ठहराया गया, क्योंकि अगर ऐसा अब नहीं किया जाता तो पूरी पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट जो है उस पर एक सवालिया निशान। ये तो एक मौक़िफ़ है, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस का जो मौक़िफ़ सामने हमें उसको भी सामने लाना चाहिए। और उसमें पुलिस ने जो तफ्तीश की है जिसमें 2 DIGs और एक SSP शामिल है। हम फिर ये कह रहे हैं बार बार कि इसमें जो कमेटी के सरबराह हैं उनके बारे में ये आम तासुर मौजूद है कि जुल्फ़िकार चीमा एक क्रेडिबल ऑफिसर हैं और उन्होंने इसकी तफ्तीश की है जिसमें मुलजिम जो है वो ठहराया गया है मकतूला के शौहर सरफराज को। हम दुआ गो हैं कि इसमें सिर्फ उसी को सज़ा मिले जो वाकई सज़ावार है और जिसने वाकई कोई जुर्म किया है। और इस वक्त अब तक का एक और अहम इशू जो कि आज से 2 दिन पहले मुल्तान में धमाका हुआ था, आतिशबाजी का सामान बनाने वाला एक गोदाम था जिसके अंदर ये खौफनाक धमाका हुआ। धमाका इस कदर शदीद नोयत का जिसने कि मुतादिद इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया था। और हमारे नुमाइंदे मुल्तान से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं एजाज तरीन। अब वहाँ पर क्या सिचुएशन है और इस धमाके की क्या वजह थी, इस गोदाम में किस तरह से ये आग भड़क उठी, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात से लेते हैं। एजाज तरीन, आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में और आपसे जानना चाहेंगे आतिशबाजी का जो गोदाम था इसके जो मालिक थे उनके हवाले से कुछ पता चल सका, क्या तहकीकात हुई है इस केस में अब तक? जी अभी तक तो कोई ऐसी खास पेशरफ्त नहीं हुई। ये थाना कुप से चंद कदम के फासले पर आतिशबाजी का सामान का गोदाम मौजूद था और इंतजामिया जो है वो बता रही है कि अभी तक इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। थाना मुल्तान में जो है इस वक्त आतिशबाजी का सामान बहुत भारी तादाद में मौजूद है और ये थाना कुप, थाना लोहारी गेट, थाना बोर्ड गेट और थाना हरम गेट के इलाकों में है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पर अंदरूनी शहर में आतिशबाजी का सामान तैयार होता है जो शादियों में इस्तेमाल होता है, खास तौर पर जो है माचिस, पटाखा, चॉकलेट, बम, हवाइयां वगैरह यहाँ पर तैयार होती हैं। इस वाक़े से कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक चंद कदम पर एक ऐसा ही वाकया हुआ था जिस पर रेस्क्यू 1112 की टीमों ने काबू पा लिया था, लेकिन इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म के कोई ऑपरेशन ना होने की वजह से ये दूसरा वाकया हुआ है जिसमें 7 कीमती इंसानी जानें जाया हो गई हैं। तो एजाज, आतिशबाजी का जो सामान बनाने पे और ये सामान रखने पे या फिर सामान किसी भी तरह से सेल करने पे तमाम तर इस हवाले से पाबंदी आयद की गई है, इसके बावजूद भी ये इतना बड़ा गोदाम और आपने कहा कि ये दूसरा वाकया है मुल्तान में इस तरह का, कुछ ही फासले पे पहले भी इस तरह का कोई जो है धमाका हुआ था, वाकया पेश आया था, तो अभी तक इंतजामिया जो है वो नाकाम क्यों है, क्यों नहीं अभी तक रोक पा रही इस तरह के इदारों को बंद करने में या फिर इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम क्या उठाए जा रहे हैं इस वक्त? जी मैं आपको बताता चलूं कि ये एक गोदाम नहीं है, शहर में बहुत से ऐसे गोदाम हैं जिनमें आतिशबाजी का सामान बहुत बड़ी भारी तादाद में मौजूद है। पहले भी कई बार जब ऑपरेशन की बात हुई तो अंदरूनी शहर में मौजूद चंद सियासी लोग जो हैं वो इसमें आड़े आ जाते हैं और वो ऑपरेशन नहीं होने देते। इंतजामिया ने शब बारात पर भी कुछ ऑपरेशन किया था जिससे चंद सियासी लोग, अंदरूनी शहर में मौजूद सियासी लोगों ने इस पर नाराजगी का इजहार किया था। सियासी लोग इसमें आड़े आ रहे हैं और किसी भी वक्त खुदा ना करे ऐसा कोई और वाकया हो सकता है। जी अच्छा एजाज, ये भी कहा गया था कि इसमें SHO को और DSP को सस्पेंड कर दिया गया है और कोई तहकीक भी की जा रही है, इस बारे में क्या इत्तलात है? जी SHO जो थे अरशद और DSP सादत मेहदी को उसी दिन मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन ये जो है इन 2 पुलिस अफसरान की मुअत्तली जो है वो इस मर्ज का इलाज नहीं है जब तक शहर को आतिशगीर मादा से, आतिशबाजी के सामान से पाक नहीं किया जाता और इसके लिए एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। जी अच्छा एजाज, जनूबी पंजाब के हवाले से तो पहले भी ये कहा जाता रहा है कि ये तालिबान का गढ़ है और यहाँ पर तालिबान ने अपने हाइडआउट्स बना के रखे हुए हैं और यहाँ से ही जो शिद्दत पसंदी है या इंसर्जेंसी की जा रही है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, चूंकि मुल्तान जनूबी पंजाब का गेट वे तस्वुर किया जाता है, तो अगर इस तरह से खुले आम सरेआम
मुल्तान के अंदर आतिशगीर मादा मौजूद है, उसकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, तो क्या मुमकिन है ये खदशा हो सकता है कि इस किस्म के बारूदी मवाद को दहशतगर्द या शरपसंद अपनी उन कार्रवाइयों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये जो आतिशगीर मादा है ये किसी भी उसमें दहशतगर्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी 2 रोज पहले ही 5 जो हैं वो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उनसे भी जो है धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। जी अच्छा, ये बताइए ये जो धमाका हुआ था, इस धमाके के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि गोदाम के अंदर आग भड़क उठी थी जिसकी बिना पे ये धमाका हुआ। इस धमाके की जद में इर्द गिर्द की कितनी इमारतें आई हैं और इस जगह का जो मोहल्ले वकूह है उसके हवाले से हमें बताइएगा। जी, ये अंदरूनी शहर का मोहल्ला है, हुसैनाबाई बाजार में एक कुप बाजार कहलाता है, वहां पर मौजूद है। ये कुप बाजार में इस किस्म के कई और भी जो है आतिशबाजी के गोदाम हैं, जिनसे जो है जिला इंतजामिया चशमपोशी किए हुए है। और ये बताया ये जाता है कि ये लाहौर से आतिशगीर मादा लाया गया था, जो सुबह ही जो है वो गोदाम में मुंतकिल किया जा रहा था कि ये फट गया। ठीक। अच्छा एजाज, जैसे ये वाकया पेश आया तो उसके बाद फौरी तौर पर आईजी पंजाब को भी ख्याल आ गया कि इस किस्म के वाकयात के खिलाफ की रोकथाम के लिए काम करना चाहिए, इस किस्म की गोदामों को बंद होना चाहिए। उन्होंने एक हुक्म जारी किया कि पंजाब में मुकम्मल तौर पर इस किस्म का सामान जो है उसको कब्जे में लिया जाए और इस तरह के गोदामों को बंद किया जाए। तो अब मुल्तान में या उसके गिरदोनवा में दीगर मुजाफाती शहरों में कोई क्रैकडाउन हो रहा है पुलिस की तरफ से? जी, इसमें अभी तक तो कोई क्रैकडाउन मुल्तान शहर में नहीं हुआ, लेकिन क्रैकडाउन की जरूरत है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर कुछ सियासी अनासिर जो हैं वो इस ऑपरेशन में रुकावट बने हुए हैं। ठीक। और ये भी आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता है ये रात को तैयार किया जाता है, और कई ऐसे गोदाम हैं जो घरों में भी बनाए गए हैं, जहाँ पर रिहायशी इलाकों में जहाँ फैमिली रहती है वहां भी ये आतिशबाजी का सामान स्टोर किया गया है। जी अच्छा, हुसैन आगाही चौक जो है एजाज तरीन, ये जो मुल्तान का इलाका है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। आपने बताया कि यहाँ पर सिर्फ एक नहीं और भी बहुत सारे आतिशबाजी का सामान बनाने वाले गोदाम मौजूद हैं। तकरीबन कितने गोदाम मौजूद हैं? क्या स्पेसिफिक इलाका है ये मुल्तान का या फिर कहीं और भी इस तरह के गोदाम जो है वो पाए जाते हैं मुल्तान में? जी, मैं आपको बता दूं कि मुल्तान का जो हुसैन आगाही बाजार है ये मुल्तान का मसरूफ तरीन बाजार है। यहाँ पर हर शहरी जो है वो अपनी जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं वो लेने के लिए जाता है। ये मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुल्तान के 4 थानों में, थाना कुप, थाना लोहारी गेट, थाना बोर्ड गेट और थाना हरम गेट के इलाकों में बहुत ज्यादा आतिशबाजी का सामान मौजूद है। ठीक। अच्छा एजाज, हैरत की बात यह कि आपने कहा कि अभी इस सारे वाकये के बाद भी पुलिस उस तरह से मुतहर्रिक नहीं हुई, क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा, आपने बताया, तो क्या पुलिस मजीद इंतजार कर रही है कि कोई और गोदाम फटे, कोई और 7 लोग मारे जाएं और मजीद इमारतें गिरे तो उसके बाद क्या क्रैकडाउन शुरू किया जाए? जी, आपने दुरुस्त कहा कि अगर इस बारे में संजीदगी से ऑपरेशन न किया गया तो खुदा न खास्ता इससे भी बड़ा कोई वाकया हो सकता है। एजाज तरीन जी मुल्तान से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और आज से 2 दिन पहले मुल्तान में जो अफसोसनाक धमाका हुआ, आतिशबाजी का जो सामान का गोदाम था उस गोदाम के अंदर आग भड़क उठने की वजह से ये धमाका हुआ था। और हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि मुल्तान में सिर्फ यही एक गोदाम नहीं है बल्कि अब से कुछ ही दिन पहले इस तरह का ही एक वाक़या जो है पेश आया था और इसी नोयत का वाक़या था। और मुल्तान में इस तरह के बहुत सारे आतिशबाजी का सामान बनाने वाले गोदाम मौजूद हैं जिनको कि पुलिस की सपोर्ट हासिल है, जो कि नाजायज़ तरीके से आतिशबाजी का सामान ना सिर्फ बनाते हैं, वहां पे उसको स्टोर किया जाता है और बाकी जो मुल्क के दीगर शहर हैं वहां पर उसको स्मगल भी किया जाता है। और मदिया ये भी उन्होंने कहा कि सियासी जो एक असर रसूख है, सियासी दबाव, सियासी लोगों के दबाव की वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती मौसर तरीके से, क्योंकि यकीनी तौर पर जो लोग ये कारोबार करते हैं, इस कारोबार में मुलव्वस हैं, उन लोगों को सियासी सरपरस्ती हासिल होगी। जब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला करती होगी तो फिर वो सियासी लोग आड़े आ जाते होंगे। लेकिन बहरहाल पुलिस को और इंतज़ामिया को इस तरह के घिनौने काम के हवाले से मुतहर्रिक होना पड़ेगा
और पुलिस को तमाम तर तासुबात से, तमाम तर दबाव से हटकर काम करना पड़ा। आपको बताते चले कि हमने डीसीओ मुल्तान से भी राबिता करने की कोशिश की है अभी, और उन्होंने हमारे साथ बात करने से जी इनकार कर दिया है। हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरह से शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया है, और उन्होंने जो है सिर्फ एक मैसेज छोड़ा है। उन्होंने मैसेज ये दिया है हमारे प्रोग्राम में कि ये जो सामान था, ये मवाद था, ये जो है ये स्मगल करते हुए या फिर शिफ्ट करते हुए किसी न किसी तरीके से इस गोदाम के अंदर ये धमाका उसी वक्त हुआ है। डीसीओ साहब ने ये कहा है कि जी इस सामान को लोड या अनलोड किया जा रहा था और उस दौरान कहीं ये धमाका खेज मवाद फट गया, आग लगी और करीबी इमारतें लपेट में आ गई। डीसीओ साहब ने हमारी कोशिश के बावजूद मरिया लाइन पे आने से इनकार कर दिया, क्योंकि फिर वही एजाज तरीन जैसे कि हमें बता रहे थे कि इस तरह के ना सिर्फ ये एक गोदाम ही है, मुल्तान में इस तरह के और भी बेशुमार गोदाम है। और वही बात कि पुलिस और वहां की जो इंतजामिया है किसी न किसी तरह से इनकी सपोर्ट हासिल है। ये जो गोदाम है इनके मालिकों को, और ये जो इतना सामान बनाते हैं इसको सप्लाई करते हैं, इनके तमाम जो मालिकान हैं उनको। और आप हमारे प्रोग्राम पे हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। लाइव कॉल्स करने के लिए हम आपको नंबर भी बताते चलें, और नंबर हम आपको अब से कुछ ही देर बाद बताते हैं, और इन नंबर्स पे आप कॉल करके अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव शामिल हो सकते हैं। और मुल्तान की सिचुएशन जो है, जो आज से 2 दिन पहले धमाका हुआ, इस धमाके की तमाम तो सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया। और अफसोसनाक जो हमारे लिए लम्हिया फिक्रिया है यहाँ पे, वो ये है कि हमारी इंतज़ामिया और हमारी पुलिस जो है किसी न किसी तरह से इन अनासिर को सपोर्ट करती है, मुलविस होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और इन्हीं की सपोर्ट की वजह से इतनी बड़ी मुआशरे में जो है। अगर एजाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद है तो एजाज से मैं पूछना चाहूँगा। एजाज से हमारे राब्ता मुनक़ता हो गया, लाइन ड्रॉप हो गई है। हम चाह रहे थे कि जब ये हादसा हुआ था तो आपको बताते चलें कि उस वक्त भी डीसीओ साहब ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया था। डीसीओ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिवीजन के तौर पे उन्हें समझा जाता है, और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ इस सारी सूरत हाल पर नज़र रखें बल्कि इस तरह के वाक़े के बाद मीडिया को ब्रीफ किया जाए, लोगों को बताया जाए कि सूरत हाल क्या है, और उसके बाद क्या एकदम। और मीडिया पे आने से वो इनकार कर देते हैं, लोगों को अपना मौक़िफ़ देने से इनकार करते हैं। लाइव नंबर आपको बताते चलें कि 0423 हमारा कोड है, नंबर ये आपको बताती चलूँ 63076111 हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव शामिल हो सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप ये नंबर देख सकते हैं, इस नंबर पे आप हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। और जैसे कि हमने खास तौर पे खानेवाल में जो हवा की एक बेटी को पंचायत के फैसले की भेंट चढ़ाया गया और उसको संसार किया गया, उसके हवाले से अपने प्रोग्राम में बात की, इस हवाले से भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। और साथ ही साथ मुल्तान में जैसे कि अब ये नई बात सामने आई है कि पुलिस की सपोर्ट हासिल है और वहाँ पर गोदाम मौजूद हैं बहुत बड़े बड़े आतिशबाजी का सामान बनाने वाले, और इसी हवाले से अपनी राय हमें हमारे प्रोग्राम में दे सकते हैं। और ये सारी सूरत हाल सामने है आपके, और आपने भी देखा। और डीसीओ साहब से जब हमने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे साथ बात करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने सिर्फ एक मैसेज दे दिया जी हमारी तरफ से ये बता। लेकिन मदिया हमने तो कोशिश की कि डीसीओ साहब को लोगों के सामने लाया जा सके और लोगों को बताया जा सके डीसीओ साहब के तवस्सुत से या असल मामला क्या है। लेकिन डीसीओ साहब ने चूंकि हमारी बात तो नहीं मानी, ना वो उन्होंने लाइन पे आने से उन्होंने इनकार कर दिया, तो चूंकि वो पब्लिक सर्वेंट हैं, आवाम को जवाब दें, आपका हक हासिल है कि आप उनसे पूछ सकें। और ख़ासतौर पे मुल्तान के शहरी जिनके जान को ख़तरा लाक है, 7 कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं, ख़ासतौर पे मुल्तान के शहरियों को हक हासिल है कि वो पूछ सके डीसीओ साहब से कि इस मामले में उनका मौक़िफ़ क्या है, आखिर वो क्यों नाकाम रहे। एक गोदाम मुल्तान में काम कर रहा था, वो फट गया, वो क्यों नाकाम रहे। सारी सूरत हाल को सामने लाने पर हम डीसीओ साहब का नंबर अनाउंस कर देते हैं। जाहिद अख्तर जमान, डीसीओ मुल्तान, 0322778881। एक दफा फिर आपको नंबर बताते हैं। जाहिद अख्तर जमान, डीसीओ मुल्तान, 0322888781। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। ये नंबर आप अपनी हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी नोट कर सकते हैं, और इस नंबर पे आप कॉल करके डीसीओ मुल्तान से पूछ सकते हैं। चूंकि वो हमसे तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, शायद वो आपसे बात कर लें और आपका नंबर अटेंड कर लें, आपको बता सकें कि यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े गोदाम मौजूद हैं उनको पुलिस की सपोर्ट क्यों हासिल है, और ना सिर्फ मुल्तान में ये इस कदर तबाही का बायस बन रहे हैं बल्कि पूरे मुल्क में यहाँ से आतिशबाजी का सामान जो है वो सप्लाई किया जाता है, और यहाँ पे उसको ना सिर्फ सप्लाई किया जाता है बल्कि यहाँ पे स्टोर किया जाता है, यहाँ बनाया जाता है। और पहले भी कुछ दिन पहले इसी तरह का धमाका हुआ था, और मजीद भी धमाके होने का जाहिर है खदशा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो एक बहुत बड़ी एक चैन है इस तरह के गोदामों की। क्या कहेंगे अमीर आप कि पुलिस की सपोर्ट कहीं ना कहीं फिर एक दफा हासिल है इन गोदामों को। डीसीओ साहब का नंबर बता देते हैं एक दफा फिर। जाहिद अख्तर जमान, 032288878881।
डीसीओ साहब से, मुल्तान के शहरी तो यकीनन वो हक बजाने में है, क्योंकि डीसीओ साहब जाहिद अख्तर जमान साहब बतौर डीसीओ डिप्टी कमिश्नर, वो अगर मीडिया से उन्हें इजाज़त नहीं है बात करने की, तो आवाम से बात करने की तो इजाज़त है, क्योंकि आवाम के टैक्सेस से तनख्वाहें ले रही है इंतजामिया और तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है, और ब्यूरोक्रेसी मीडिया पे आने से अक्सर कतराती रहती है। मुल्तान के शहरी हक बजाने में उनसे पूछ सके कि आखिर उनके जान के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार कोई है। अगर कोई नहीं है तो डीसीओ साहब या किसी भी मुतल्लक ऐसे शख्स को अपने उहदों पर रहने का कोई हक हासिल नहीं है, उन्हें काम करने का हक हासिल नहीं है, और अगर वो हैं तो फिर उन्हें यकीनी तौर पर जवाब भी देना चाहिए। और नवा वक्त में हम कुछ और अहम खबरें भी शामिल कर लेते हैं मदिया। एक तो तौहीन अदालत कानून के हवाले से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को सिरे से वाइड एब एन इशू भी जिसे कहते हैं शायद कानून के टर्म में कलअदम करार दे दिया था, और कहा था कि इससे अदलिया की आज़ादी को तंग करने की और कम करने की कोशिश की गई है पार्लियामेंट की जानिब से। तौहीन अदालत कानून स्विस हुकाम को बगैर मुशावरत खत, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपीलें दायर करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वफाकी वजीर कानून फारूक चनाई की मुलाकात में यह फैसला किया गया है। दोनों अपीलें 8 अगस्त से कबल दायर कर दी जाएंगी। जरदारी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल, अदलिया के फैसलों पर गौर के लिए पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और कोर कमेटी का इजलास भी आज 6 अगस्त को तलब कर लिया है। इसी के हवाले से एक और खबर भी हम शामिल करते चलते हैं। अगली खबर भी जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको बताते चले, जिस वक्त कराची से हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको बताते चले साबिक सदर कराची प्रेस क्लब इम्तियाज़ खान पारान साहब मौजूद हैं। वो जर्नलिस्ट भी हैं और उनसे आज अहम जो हमारी खबरें हैं उन इस हवाले से तबसरे करेंगे, तज्जिए करेंगे। और अगली खबर भी जो है शामिल करते चले, फैसल रजा आबिदी साहब की जानिब से जो बयान आया है, एक उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सबको मनाजरे की दावत देता हूँ। ये दावत दी गई है मनाजरे की सबको। फैसल रजा आबिदी साहब की जानिब से पार्लियामेंट वो फैक्ट्री है, उनका कहना है, जो दस्तूर नामी कपड़ा बनाती है। नवाज शरीफ को खुली छुट्टी दे दी गई। इम्तियाज खान खारान साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से, साबिक सदर कराची प्रेस क्लब है, उन्हें वेलकम करते हैं अपने शो में। इम्तियाज साहब, सबसे पहली खबर तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी की अपीलें दायर करेगी, ये फैसला किया है वफाकी वजीर कानून ने और सदर मुमलिकत ने। लग तो यही रहा है कि दोबारा से हुकूमत यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त हासिल किया जा सके और हुकूमत के जो 5 साल हैं वो मुकम्मल किए जा सके। यही बात तो सामने आ रही है इब्तदाई तौर पर कि जब एक दफा वाज़े तौर पर फैसला आ गया है अदालत का, उसके बाद फिर बार बार अपीलों में जाना, आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर, देखें, ये स्ट्रेटेजी जो है, ये पॉलिटिशियन जो है, इनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि ये स्ट्रेटेजी मेकर्स होते हैं। अब ये सारी सूरत हाल देखकर बहुत सारे फैसले करते हैं। अब उसमें शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। यकीनन ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है, उसका पार्ट है और ये उसका राइट है। अगर डेमोक्रेटिक देखें तो राइट है उसका। अब अगर उस पर एक डिबेट ये भी है कि अगर मौजूदा वजीर आज़म को मिसाल के तौर पर डिस्क्वालीफाई भी किया जाता है और उस फैसले की अपील के लिए भी 60 दिन होंगे, अगर 8 अगस्त भी अगर हम उसको काउंट करें कि 8 अगस्त को ये फैसला आना है, तो एक 60 दिन का एक दौरानिया फिर मौजूद है इनके पास कि 60 दिन के अंदर अपील कर सकेंगे। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या लेते हैं लीगल एक्सपर्ट, ये एक डिफरेंट मामला है। लेकिन जो पास्ट में हुआ है यूसुफ रजा गिलानी के साथ, उस हवाले से 60 दिन होंगे, फिर 60 दिन में फिर अपील की जा सकती है। जैसा कि साबिक फैसले में ये बात आई थी कि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट है उसने भी कहा था कि आपको अपील करनी चाहिए थी एतजाज हसन साहब से भी। तो इसका मतलब ये 60 दिन तो इनके पास मौजूद होंगे। और जैसे कल वजीर कानून ने भी कहा और ये मौला बख्श चांडियो साहब ने भी जो बात कही थी, ये पार्लियामेंट की सुपरमेसी के हवाले से और दूसरी के अपील के हवाले से, तो जाहिर है कि ये तो इस वक्त देखें टेक्निकल गेम चल रहा है। वो गवर्नमेंट कहती है कि जी एक तो टाइम भी गेन कर रही है तनवीर, दूसरा हम ये समझते हैं कि वो अपने फॉलोअर्स को, जो अपने सपोर्टर्स हैं, उनको ये बावर कराना चाहती है। और मेरी जाती राय में भी कि आई एम रॉन्ग के वो ये इसमें कामयाब रही है काफ़ी, कि अपने फॉलोअर्स को, अपने सपोर्टर्स को ये बताना चाहती है कि हमारे खिलाफ जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो काम कर रहा है और उसके बिहाइंड हमारे राइवल्स मौजूद हैं।
इम्तियाज खान साहब, अब पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने अदलिया के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई लड़ने का भी फैसला कर लिया। आपने कहा कि एक जानिब नज़रसानी अपील की बात करें, दूसरी जानिब उनकी कहा जा रहा है कि फैसला कुन लड़ाई की जाएगी। ये हालात जो है किस जानिब रुख इख्तियार कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अब ये ऊंच जो है किस करवट बैठने जा रहा है? देखिए, अपोजिशन की तो ये कोशिश है कि ये मामला जाए इलेक्शन की तरफ। गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी ये है कि इसको प्रोलॉन्ग करके अपने फेवर में मामला को किया जाए। अब ये जो कहा है नजरसानी की अपील, अब इसमें भी दो राय है लीगल एक्सपर्ट्स की। एक ये कहते हैं कि अपील हो सकती है, दूसरे कहते हैं नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि फैसला आया है उस पर अपील की जाती है। अब अपील को कितने दिन उसकी हेयरिंग होती है, मे बी के सेम डे उसको डिस्पोज कर दिया जाए, मे बी उसके अंदर कोई टाइम दिया जाए। अब कोई टेक्निकल बात ये किस तरह की उसमें लेकर आते हैं, किस तरह से मामला देखें। आर्टिकल 248 पर जो बात की जाती है, आर्टिकल 248 में भी कंटेम्प्ट का जो लॉ है उसमें 204 यानी कि उसके ऊपर डिबेट हुई है। अब गवर्नमेंट साइड ये कहती है कि आर्टिकल 248 जो है उसमें इम्यूनिटी है, ना सिर्फ प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है बल्कि आप उसको अगर रीड करेंगे तो नीचे प्रोविंशियल जो मिनिस्टर होता है उस तक को ये इम्यूनिटी है कि वो अपने ऑफिस के हवाले से, यानी अगर वो अपने ऑफिस में बैठकर कोई भी एक्ट करता है, कोई भी काम करता है, उसके लिए आंसरेबल नहीं है एनी कोर्ट ऑफ लॉ। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वो किसी अदालत को जवाब दे नहीं है। गवर्नमेंट शायद मे बी के इस पॉइंट को अब लेकर आएगी कि, और मैं शायद ये समझ रहा हूं कि यूसुफ रजा गिलानी भी इस मामले के अंदर बीच में आ सकते हैं, वो अपने फैसले के हवाले से अपील के उसमें। क्योंकि देखें, हाईजैकिंग केस जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था नवाज शरीफ के खिलाफ, उसमें टाइम बाद के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील सुनी थी, तो उसको हो सकता है यूज करते हुए यूसुफ रजा गिलानी भी शायद इस मामले में आए कि उनके साथ ज्यादती की गई है, उनके साथ आर्टिकल 248 का जो उनको एक एज हासिल थी, आर्टिकल 248 उनको उसके तहत उसको उनको रिलीफ नहीं दिया गया है। तो मुमकिन तौर पे यूसुफ रजा गिलानी अदालत में भी आ सकते हैं, और जो इनके पॉलिटिकल मामलात हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी भी आपने देखा होगा कि जब से उनके बेटे के साहबजादे का हल्के में इलेक्शन हुआ है उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मीडिया पर भी आ रहे हैं और उन्होंने स्टेटमेंट देना शुरू किए। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन से पहले वो काफी एक्टिव पार्ट प्ले करेंगे, और वो कोर्ट में भी हो सकता है, अदर देन कोर्ट तो उन्होंने कोर्ट में भी एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं और सियासी मामलात में भी एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। एक और खबर शामिल करते हैं नवाए वक्त की। इम्तियाज साहब, पार्लियामेंट सुप्रीम है, सबको मनाजरे की दावत देता हूं, ये कहना है कि जी पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल रजा आब्दी साहब ने, वो फैक्ट्री है जो दस्तूर नामी कपड़ा बनाती है, नवाज शरीफ को खुली छुट्टी दे दी गई है, आमरू के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। स्विस अदालतों का केस 3.5 साल से सुना जा रहा है। इम्तियाज साहब, सबसे पहले पीआईडी डिपार्टमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाबर अवान साहब ने, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और वो तौहीन अदालत थी। उसके बाद एक बड़ी धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी मलिक रियाज साहब ने, उसका नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और अब पीपल्स पार्टी के ही एक और रहनुमा फैसल रजा आब्दी साहब ने तो उनसे भी बढ़ के 2 कदम आगे आके उससे भी ज्यादा तज़हीक आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है गुज़श्ता रोज। तो इस तरह से अगर अदालतों का एहतराम सियासी शख्सियात खुद से नहीं करेंगी तो आम शख्स किस तरह से अदालती फैसलों का एहतराम करेगा या अदालत को कदर की निगाह से देखेगा? देखिए तनवीर, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन देखिए बाज मामलात ऐसे होते हैं कि जब बुजुर्ग होते हैं, हम बुजुर्गों पे इसलिए एतमाद करते हैं को हिकमत और दानिश के साथ फैसला करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अदलिया को किसी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ना वो कर रही है ना करना चाहिए उसको, लेकिन हिकमत और दानिश का भी जो फहम है वो हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। देखिए, मैं ये समझ रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने एक टीम और तैयार की है, चाहे उसमें फैसल रजा आब्दी भी हो और इनके अलावा भी मौला बख्श चांडियो साहब भी हैं और कई एक लोग भी शामिल हैं, कि ये कंटेम्प्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर कोर्ट इनको नोटिस देगी तो इनकी उसके अंदर भी पूरी तैयारी है कि वहां जाकर कहना क्या है, किस तरह की क्या बात करनी है। देखिए, सुप्रीम के हवाले से जो है कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो इसमें एक राय यह है कि खालिक हमेशा सुप्रीम होता है। सुप्रीम पार्लियामेंट जो है खालिक है, कई इदारों की, कई आईनी इदारों की। ये एक अलग डिबेट है कि खालिक का किरदार क्या होना चाहिए, खालिक किस किस्म का होना चाहिए, लेकिन खालिक तो पार्लियामेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसमें उसने क्या एक्ट किया है,
उसको किस तरह डिस्कस किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, ये राइट है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करती है। लेकिन देखिए यही जो हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे कि स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है वो अदालत में भी है, अदर देन कोर्ट भी है। अब उसमें यही जो फैसल रजा आबदी साहब ने बात कही कि मिसाल मुमकिन है कि गलत हो, जिसको मैं जाती तौर पर समझता हूं गलत हो कि जी पार्लियामेंट वो है जो दस्तूर नामी कपड़ा बनाती है। नहीं, इससे बेहतरीन मिसाल दी जा सकती है क्योंकि आइन हमारे यहाँ सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट आइन बनाती है तो आइन के हवाले से कोई अच्छे मुकद्दम अल्फाज इस्तेमाल किए जाने चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल तयशुदा है कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये फैसल रजा आबदी साहब ने कराची से रिजाइन किया था, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने बातें की थी, तो यहां पर उस वक्त भी मेरी जाती राय यही थी कि फैसल रजा आबदी के पास कोई टास्क है जो वो टास्क किसी ऑफिस ओहदे के बगैर करना चाहते हैं। अब सेनेटरशिप उनके पास है, ये एक अवामी इनके पास पोस्ट है, ओहदा कह लें ये है, तो ये अब इस तरह काफी एग्रेसिव है ये और मजीद एग्रेसिव भी हो सकते हैं। और एक पूरी एक टीम है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उस पर भी बात होगी, जो अपोजिशन है उसके पर भी बात होगी। मैं ये समझता हूं जिस तरह इमरान खान का मामला आए हैं, जैसे नेब में रहमान मलिक साहब ने कहा था कि हम जी, आपने टीम की बात की, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी जो अपनी एक पूरी एक टीम बना रही है और वो टीम जो है अब किसी न किसी तरह, जो कि एक खबर मैंने अब से कुछ देर पहले भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने अदलिया के खिलाफ फैसला को लड़ाई लड़ने का फैसला कर दिया, वो तो एक अलग बात है। फैसल रजा आबदी साहब की अगर बात की जाए तो कभी वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, कभी बहुत स्लो हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। वो एक सियासी शख्सियत है या एक कार्ड है, क्या कहेंगे आप उनके हवाले से? देखिए सियासी शख्सियत जो होता है उसमें दो तीन किरदार होते हैं। अगर वो स्पोकमैन बन जाता है, अगर स्पोकमैन का पार्ट प्ले कर रहा होता है तो उसमें समझ लें कि वो एक कार्ड के तौर पर भी होता है। और अब तक 17-18 साल जो हमने जर्नलिज्म किए, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि सियासतदान चाहे वो हुकूमत का हो या अपोजिशन का हो, तुरुप का पत्ता अपने पास रखते हैं हमेशा, और वो बहुत सारे कार्ड ब्लाइंड भी रखते हैं, ब्लाइंड भी खेलते हैं और बहुत सारे कार्ड अपने पास रखते हैं। वो अलग बात है कि गलत वक्त पे सही कार्ड खेलते हैं और सही वक्त पे गलत कार्ड खेलते हैं, उससे उनकी गेम खराब हो जाता है। लेकिन फैसल रजा आबदी इस वक्त अगर आप देखें कि पॉलिटिशियन, आप उनको देखें, पॉलिटिशियन वो होता है जो बहुत सारे राब्ते करता है, बहुत सारे लोगों में उठता बैठता है, और एक जैसे खुर्शीद अहमद शाह है अगर पीपल्स पार्टी में आप देखेंगे, और इस तरह 3-4 लोग और हैं, उनको आप पॉलिटिशियन कह सकते हैं कि वो जब गेम खराब हो रहा होता है तो उसको बनाने के लिए बहुत आगे आते हैं। लेकिन इस वक्त फैसल रजा आबदी जो है, मैं समझता हूं कि वो एक स्पोकमैन का पार्ट प्ले कर रहे हैं। वो जो बात कर रहे हैं अब उसको चूंकि उनके अपने पर्सनल कैपेसिटी में जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसको पार्टी पॉलिसी भी समझना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के ऑर्गन के तौर पर है और पार्टी का नाम भी यूज करते हैं और उनकी शनाख्त भी पार्टी ही की वजह से है। इम्तियाज साहब, जो फैसल रजा आबदी साहब ने ये कहा है कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन कानून दस्तूर भी कपड़ा बनाते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस का काम दस्तूर नामी कपड़े को बनाना है, लेकिन क्या यह बात भी ठीक है कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन को दस्तूर नामी कपड़े को तार तार करना चाहिए? सॉरी तनवीर, समझ नहीं आई। इम्तियाज साहब, अमीर अब्बास लाहौर स्टूडियो से मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि पार्लियामेंट जो है वो फैसल रजा आबदी साहब ने कहा कि वो दस्तूर नामी कपड़ा बनाती है, उस कपड़े को बुनती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि पार्लियामेंट दस्तूर नामी कपड़ा बनाती है, लेकिन पार्लियामेंट को दस्तूर नामी कपड़े को तार तार करने का हक हासिल तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो उस समय पार्लियामेंट समेत किसी को भी नहीं है। क्योंकि देखिए, चीज बनाना, अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं तो इसका मतलब है मेरी पसंदीदा चीज है वो। अब मैं पसंदीदा चीज को जब मैं तोड़ूंगा तो इसका मतलब है मैं डबल माइंड हूं, मैं क्लियर नहीं हूं। पार्लियामेंट सुप्रीम यकीनन है, लेकिन आइन उससे ज्यादा सुप्रीम है। ये बिल्कुल ठीक है, खालिक है पार्लियामेंट, लेकिन जब एक चीज बनाई उसको सबवर्ट करने का भी सबवर्ट नहीं कर सकते, उसको अमेंड किया जा सकता है। अमेंड किस सेंस में किया जा सकता है? जो आइन ने आपको एक हुदूद दी हुई है, आइन ने आपको इजाजत दी हुई है, उस हुदूद में रहकर अगर आप कोई काम करेंगे, देखिए इंटरप्रिटेशन सही या गलत हो सकती है। सुप्रीम के कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है गवर्नमेंट साइड पे, जबकि अगर आइन को हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना लाजिम है। लेकिन अब उसमें जाहिर है चूंकि एक फरीक के तौर पर गवर्नमेंट मौजूद है, अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो नजरसानी के लिए जा सकती है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उसको आप वायलेट नहीं कर सकते कि जी अगर पार्लियामेंट कपड़ा बनाती है दस्तूर नामी तो उसको
फाड़ दे या उसका मिसयूज करे, ये कतन नहीं है, ना इसकी आईनी इजाजत देता है, ना कोई आईनी इदारा उसकी इजाजत देता है, ना ही देगा। हिकमत अमली बनाना एक अलग चीज है, किसी चीज को सवट करना एक अलग चीज। अच्छा इम्तियाज साहब, कुछ और खबरें भी शामिल कर लेते हैं इसी हवाले से। है पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने अदलिया के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने अदलिया को गिराने के लिए इत्तेहादियों को भी साथ मिला लिया है। यह कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जावेद हाशमी साहब ने, और राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा है कि आइन और कानून और अदलिया फैसलों की तस्दीक पीपल्स पार्टी ने वतीरा बना लिया है। फैसल रजा अब्दी सिर्फ गुफ्तार के गाजी है। सस्ती शोहरत के लिए नवाज शरीफ को हदफ तनकीद बनाया गया। इम्तियाज साहब ये भी कहा है फैसल रजा अब्दी साहब ने, एक तो इन तीनों जो सियासी बयान है इन पर कमेंट कर दें, और यह भी कहा है फैसल रजा अब्दी साहब ने कि अदालतों ने नवाज शरीफ को खुली छुट्टी दे रखी है। क्या लग रहा है कि अदालतों का ज्यादा झुकाव फैसलों को टेकअप करने के हवाले से वो पीपल्स पार्टी की जानिब है, और नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो केसेस है उनको नहीं टेकअप किया जा रहा? देखिए, ये काफ़ी दिनों से पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है। जो हम अभी थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी अपने सपोर्टर्स को, अपने फॉलोअर्स को ये बावर कराने में काफ़ी हद तक कामयाब है मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक, और वो मज़ीद करा रही है कि हमारे साथ जुडिशल एक्टिविज़म का सहारा लेकर हमें विक्टिम किया जा रहा है। और इसलिए नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुख्तलिफ केसेस के हवाले देते हैं। पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ हवाले देते हैं। हाईजैकिंग केस भी जिसको नज़रसानी की अपील की गई उसको कंपेयर करते हैं वो भुट्टो के हवाले से, जो सदर आसिफ जरदारी ने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा है, जो पेंडिंग है। अच्छा, नेब के हवाले से वो केसेस कोर्ट करते हैं कि नेब ने बास केस चलाने की बात की, लेकिन पंजाब हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। अब वो फिर ये बात करते हैं, उसमें एक साहबजादे की भी बात करते हैं, जो अपनी निजी महफिलों में या इत्यादि लोगों में जो बैठ के बात करते हैं, वो अरसलान इफ्तिखार साहब की भी बात करते हैं कि कभी ऐसा नहीं होता कि कोई अदालत किसी तहकीकात को रुकवा दे, और बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन किए जा रहे हैं। जैसे कल एक पीपल्स पार्टी के हम बैठे थे, इफ्तार डिनर था, तो वहाँ पर ये बात हो रही थी कि सरदार इसहाक साहब जो अरसलान इफ्तिखार साहब के जो लायर हैं, उन्होंने 10 नुकाती हकाइकनामा जारी किया है। वो ये कहते हैं कि हकाइकनामा जारी करने के साथ इनको चाहिए था कि नेब की जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी ये तमाम इत्तलात वहाँ जमा कराते, उसके बाद बात करते। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि देखिए, इस पर अब मखदूम जावेद साहब ने जो एक बात कही है, उन्होंने अब नवाज शरीफ को भी टारगेट किया और पीपल्स पार्टी को भी कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी अदलिया को, मैं ये समझता हूँ कि अदलिया को ये सॉफ्ट रखते हुए जो अपर क्लास है पीपल्स पार्टी की हुक्मरान जमात की, वो उसके अंदर थोड़ी सी यानी कि सॉफ्ट कार्नर रखेंगे कि हम उसको, जैसे कायरा साहब का आपने स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा जी हम अदलिया का कोई तमाम फैसले मानेंगे लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम है। यही बात मौला बख्श चांडियो साहब ने कही। तो एक दो कैटेगरी, एक यानी कि जो हमने कहा कि नीचे एक स्पोकमैन पर्सन्स जो हैं, यहाँ पर मिसाल के तौर पे आप सेक्रेटरी हमारे जो वजीर इत्तलात हैं शर्जील मेमन, वो भी आप देखें कि वो इस तरह स्पोकमैन के तौर पर हैं, पार्टी माइंड आगे लेकर आते हैं। फैसल रजा आब्दी हैं, मौला बख्श चांडियो है, फौजिया वहाब साहिबा थी। जी बहुत शुक्रिया जी। इम्तियाज खान फरहान साबिक सदर कराची हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद है। वक्त चूंकि बहुत कम है, हमें हेडलाइंस की जानिब बढ़ना है, इसलिए हमें उनको कता कलामी करनी पड़ी है। आखिरी खबर हम शामिल कर लेते हैं मदिया जी। ओलंपिक्स के हवाले से जी, लंदन ओलंपिक 2012 के हवाले से आपको खबर देते चले, पाकिस्तान ने हॉकी में जनूबी अफ्रीका को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी है। भारत की चौथी शिकस्त, हॉलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया बरतानिया का मैच बराबर रहा। पाकिस्तान कल जी अपना आखिरी मैच खेल रहा है और हम दुआ करते हैं कि इस मैच में इसको कामयाबी हासिल हो और इसको पाकिस्तान का नाम रोशन करने में हमारी जो टीम है वो कामयाब हो सके। चीन के बाकी मुल्कों के हवाले से भी आपको बताते चले, चीन 30 तलाक तमगों के साथ फिर से नंबर 1 है। पाकिस्तानी एथलीट राबिया परसों एक्शन में नजर आएंगी। पाकिस्तानी एथलीट राबिया जो है उनकी वो जो इन लंदन ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगी जी, वो परसों हिस्सा ले रही हैं। उनके हवाले से हम दुआ गो हैं कि वो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने पे कामयाब हो सके। पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात काफी मादूम हो गए थे मदिया, लेकिन पाकिस्तान ने जब जनूबी अफ्रीका को हराया तो ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात काफी रोशन हो गए। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान कल जो अपना आखिरी मैच खेलेगा उसमें भी फतह याब हो और सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद जो ट्रॉफी है वो पाकिस्तान के हिस्से में आए। बिल्कुल। न्यूज़ लाउंज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।